स्वागत है आपका विनोद शर्मा जी नई परख के मंच पर। हम लोग रोजमर्रा जिंदगी की जो समस्याएं होती हैं, राजनीति की जो समस्याएं हैं, सत्ता और समाज के बीच संबंधों की जो समस्याएं हैं, उनके ऊपर अक्सर चर्चा करते रहते हैं। और आपके विचार और मेरी आपसे जो वैचारिक थोड़ी बहुत जद्दोजहद चलती है, वो नई परख के दर्शकों को काफी पसंद भी आती है। लेकिन एक बात जो मेरे मन को कल से ही बहुत व्यथित कर रही है, वो बात पैदा हुई है। ये जो नीट परीक्षा, नीट के जो पेपर लीक होने के कारण 22 लाख, करीब पौने 23 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। इससे पहले 2024 में भी हुआ था ये। तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि भाई इससे ज्यादा लोग प्रभावित नहीं हुए, इसलिए परीक्षा कैंसिल नहीं होगी। इस बार तो कहा गया कि परीक्षा कैंसिल कर दी है तुरंत, और उसको कहा जा रहा है कि ये जीरो टॉलरेंस है। शिक्षा मंत्रालय कह रहा है जीरो टॉलरेंस है, और ये आधिकारिक रूप से नहीं कह रहा है, सूत्रों के मुताबिक कह रहा है। अखबार वाले उसको इस तरह छाप रहे हैं जैसे कि, और टीवी वाले इस तरह दिखा रहे हैं जैसे कि शिक्षा मंत्रालय ने उनको एक प्रेस विज्ञप्ति भेजी है। दरअसल इसको छोड़ दीजिए। मैं ये कहता हूं कि एक नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई गई है जिसका काम है एक सारे देश में लोगों की डॉक्टरी की, इंजीनियरिंग की वगैरह वगैरह परीक्षाएं कराना, प्रवेश परीक्षाएं कराना। ये क्यों नहीं ठीक से काम कर पाती है? अब तो इस बात के लिए कोई बहस नहीं की जा सकती कि ये विफल है। बार बार ऐसा हो रहा है। छात्र लोग सिर्फ जमीन, सड़क पे अपना सिर पटके दे रहे हैं। और ये कौन छात्र हैं? ये कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले नहीं है। ये कोई गरीबी की रेखा से नीचे या गरीबी की रेखा पे गुजर बसर करने वाले लोग नहीं है। ये नगर पालिका के प्राइमरी स्कूलों में 5 नए पैसे की फीस दे रहे, 18 की फीस दे के पढ़ने वाले छात्र नहीं है। ये वो छात्र हैं जो भारत का जो 10-15% खुशहाल तबका है, जो उपभोक्ता भी है और जो इस सरकार का बड़ा भारी समर्थक भी है। ये उन परिवारों के पुत्र हैं। और ये भविष्य, हमारा इलाज भी भविष्य में यही करेंगे। हमारे फ्लाईओवर यही बनाएंगे, हमारी बिल्डिंगें ये बनाएंगे, हमारी सड़कें ये बनाएंगे, पुल ये बनाएंगे, इंजीनियरिंग के बड़े बड़े काम करेंगे। इनमें से लोग साइंटिस्ट भी निकलेंगे, पता नहीं क्या क्या होगा। और जब इनकी सेवा भी नहीं कर पा रही है या कर पा रहा है ये सिस्टम ठीक से, जिनके लिए अर्थव्यवस्था पूरी बनी हुई है, इन्हीं 15-20% लोगों के लिए तो पूरा बजट आता है। क्या गरीब आदमियों के लिए बजट आता है? गरीब आदमियों के लिए तो मुफ्त अनाज और टुकड़े हैं, योजनाएं हैं। तो ये इनकी सेवा भी ये सिस्टम नहीं कर पा रहा है, फिर तो ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और निर्लज्जता की हद ये है कि जो लोग इनके लिए जिम्मेदार हैं, वो इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे कि वो नहीं कोई और जिम्मेदार है इसके लिए। धर्मेंद्र प्रधान कहां है? धर्मेंद्र प्रधान कहां है? पिछली बार भी वही शिक्षा मंत्री थे, अभी भी वही शिक्षा मंत्री हैं। उनसे कोई जवाब तलब क्यों नहीं कर रहा? उससे जवाब तलब करने की जिम्मेदारी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है। उन्होंने तो आज तक उसे जवाब तलब किया नहीं। किया होता तो कुछ सुधार हुआ होता। और जब जवाब तलब करने पर कोई सुधार नहीं होता है तो जो कारकुन होता है उसको कान पकड़ के उठक बैठक की सजा दी जाती है। कुछ तो किया जाता है, उनका डिमोशन कर दो, उनको निकाल दो, उनको चेतावनी दो, पता तो चलना चाहिए। कुछ नहीं हो रहा है। जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का जो डायरेक्टर जनरल है, वो ये कह रहा है कि काश 3 तारीख को ही, 3 मई को पता लग जाता कि ये पर्चा वायरल हो रहा है, तो वहां पे एक ज्योतिषी नियुक्त कर दो, उससे पहले पता चल जाएगा, उससे पहले ही पता लग जाएगा। वो एडवांस वार्निंग दे देगा आपको। भाई ज्योतिषी नियुक्त कर दिया ना तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री ने। उनका जो ज्योतिषी था, इसने उनको बताया था कि आप मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, क्योंकि जो उनकी भविष्यवाणी सफल हो गई, तो उन्होंने उसको अपना सलाहकार ज्योतिषी को नियुक्त कर दिया। उनको हटा दिया आप है? उसको हटा भी दिया, हटा भी दिया। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये सब तो ज्योतिषी नियुक्त कर दो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में। तो ये मुझे लगता है, ये हमारे यहाँ पुल टूट जाते हैं, जांच क्या हुई पता नहीं चलता। सड़कें खराब हैं, जांच क्या हुई पता नहीं चलता। हवाई अड्डों के जो करोड़ों अरबों रुपए लगा के जो बनते हैं टर्मिनल, वो टपकने लगते हैं, जांच क्या हुई पता नहीं लगता। भारत मंडपम है, टपकता है, जांच क्या हुई, किसकी जिम्मेदारी थी पता नहीं लगता। वो जो प्रगति मैदान जाने वाली टनल है, उसमें आज तक ठीक ही नहीं हो पाई है। आप जाने कितने बार गुजरे होंगे प्रगति मैदान की टनल से, आज तक नहीं ठीक हो पाई है। वो उसमें पानी निकलता ही रहता है उसके अंदर से, जैसे कि वो गोगिया पाशा का वाटर ऑफ इंडिया हो, वो हर थोड़ी देर बाद वो घड़ा उठा के पानी निकाल देता था। तो ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम हंसें कि रोएं। ये हालत है। खबर ने
विनोद जी, मैं आखिरी बात बोलना चाहता हूं। जिस चीज को गवर्नेंस या सुशासन कहते हैं, उसका बहुत बड़ा डेफिसिट, बहुत भयानक किल्लत जो है वो है। पिछली सरकारों में भी थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं केवल इसी सरकार, लेकिन ये सरकार सबसे ज्यादा डींगे मारती है, सबसे ज्यादा शेखियां भगाती है। और ये इसमें जो गवर्नेंस की किल्लत है वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि मुझे लगता है कि पूरा देश जो है ना इस किल्लत से घबरा रहा है, कांप रहा है। जी, गवर्नेंस एक कला है जी। और गवर्नेंस उसी के पास होती है जिसके पास मानसिक साधन होते हैं गवर्नेंस चलाने के लिए। हमारे देश में एजुकेशन का बजट क्या है? 1.39 लाख करोड़ लेटेस्ट बजट में, जो कि पहले से कम हुआ है। 2% और अभी भी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने तय किया था कि इट शुड बी 6% ऑफ द जीडीपी, उससे भी कम है अभी भी। और 2020 में ये एनईपी बनी थी। देखिए, बात यह है कि इस देश में एक बीमारी है कि हर कोई शॉर्टकट तलाश रहा है। द फास्टेस्ट वे टू सक्सेस, रियल और फेक। ये तो फेक सक्सेस ही होगी ना, अगर आप नकल मार के नंबर ला रहे हैं एग्जाम में अपने, तो एक फेक ही सक्सेस हो गई वो। और जिस देश में मुख्यमंत्रियों के डिग्री पे बड़े बड़े बहस होती है, उस पे प्रश्न चिन्ह है। देश में केंद्रीय मंत्रियों की डिग्री पे प्रश्न चिन्ह है। उस देश में एजुकेशन का कल्चर का क्या हाल होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। किसी एडवांस कंट्री में, विदेश में, अगर कोई ऐसा कंट्रोवर्सी हो तो जिसके आसपास वो कंट्रोवर्सी है वो एक दिन तक सरवाइव नहीं कर सकता है, उसको चलता कर दिया जाएगा। लेकिन छोटे रास्ते से आए लोगों को सक्सेसफुल होते हुए देखता है हमारा नया समाज, हमारे यंग लोग। और इनमें सबसे बड़ी जवाबदेही, सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी जी पेरेंट्स की भी होती है। मुझे याद है कि एक बार मेरे बेटे ने, जब वो था मेरे साथ, तो मुझे ऐसे ही बोला कि मैंने उन लोगों को अपने इंटरनेट ग्रुप से निकाल दिया, कुछ लोगों। तो मैंने पूछा क्यों? तो उसने जवाब दिया, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, उसने जवाब दिया कि भाई वो लोग ठीक नहीं होते। वो अपनी व्हाट्सएप नॉलेज मुझे बता रहा था। तो मैंने उसको बैठाया और उसको समझाया। मैंने कहा बेटा ऐसा नहीं है, हर समाज में सब लोग खराब नहीं होते, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं। और इसलिए हर किसी को, हमको अपनी जिंदगी में बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे को बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं देंगे, हम एक संयुक्त समाज नहीं बना सकते। ये छोटी सी बात थी, मुझे याद आ रही थी जब हमारी आपकी बात हुई कि हमने ये शो करना है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि हमारे देश में जो एम्फोसिस ऑन एजुकेशन है वो है नहीं, जो होना चाहिए। हमारे देश में डिग्रीधारी बहुत से अनपढ़ घूम रहे हैं, डिग्रीधारी अनपढ़। अक्सर बिहार के बारे में कहा जाता था कि वहां पर स्कूल है लेकिन अध्यापक है नहीं, और जहां अध्यापक और स्कूल दोनों है वहां पर शिक्षा नहीं है। और ये व्यापक स्तर पे ये सिस्टमिक रॉट है। ये सिस्टमिक रॉट को आप दूर कैसे करेंगे जब तक इसमें लोगों को, समाज को संलग्न नहीं करेंगे आप। ये जो आपने बताया मुझे, नकल का जो प्रकरण है, जो नीट शिक्षा का पेपर लीक हुआ है, ये कहां से लीक हुआ? ये बताया जाता है, इन्वेस्टिगेशन में ये माना जाता है कि जहां पर बड़े स्तर पर प्याज की मंडी है वहां से महक उठी, नासिक से, और पुणे गई, जो कि एक बड़ा एजुकेशन सेंटर है। आप देखिए, और फिर पुणे से गुरुग्राम आई, और गुरुग्राम से सीकर चली गई, जो कि नया कोटा है राजस्थान का।
और राजस्थान में पहली बार नहीं हुआ, अभी हाल ही में जो हमारे वहां के प्रांत के एजुकेशन मिनिस्टर साहब हैं, ओलंपियन रहे हैं, सिल्वर मेडलिस्ट रहे हैं शूटिंग में, बड़ा सम्मान है उनका, मैं भी उनसे अपार स्नेह रखता हूं। उनकी बहस हो रही थी एक टेलीविजन एंकर से कि बताइए मुझे कहाँ लीक हुआ पेपर, आपने पेपर लीक की बात कही। उनकी बहस हुई लगातार, मैं देख रहा था, तो मुझे लगा था ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, इस बार कुछ नहीं होगा। लेकिन अंतोतगत्वा जो हमने होते हुए देखा, जो आज की अखबारों में हेडलाइंस हैं, उससे मन बड़ा उदास हुआ, खिन्न हुआ। क्योंकि अभय जी, वी आर विटनेसिंग द राइज ऑफ अ जनरेशन which is not being brought up on books. ये किताब पढ़ने वाला समाज नहीं पैदा कर रहे हैं हम। कुछ लोग कहते हैं कि किताब ज्यादा नहीं पढ़नी चाहिए, वो तो एक्वायर्ड नॉलेज होती है, वो नॉलेज किसी से उधार ली हुई, किसी की नॉलेज की उधार ली हुई नॉलेज होती है, लेकिन उसकी जरूरत होती है और वो अपने दिमाग की खिड़कियां खोलने के लिए ज्यादा जरूरत होती है। जब आप नकल से कोई टेस्ट पास कर रहे हो, और वो भी ऐसा प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए टेस्ट जैसे कि मेडिकल साइंस है, एमबीबीएस या इंजीनियरिंग वाले या आर्किटेक्ट्स, ये लोग जिनकी बात आप कर रहे थे कि पुल बनाते हैं तो गिर जाते हैं और स्ट्रेचर पे पड़ा हुआ मरीज मर जाता है। एक बहुत पहले मैंने एक किताब पढ़ी थी, द फाइनल डायग्नोसिस, वो एक पैथोलॉजिस्ट पे किताब है। उस जमाने में पैथोलॉजी था, वो उसके पैथोलॉजी के टेस्ट आने में बड़ा टाइम लग जाता था, क्योंकि वो जो टेस्टिंग थी बड़ी एडवांस नहीं थी। और उसका जो क्लाइमेक्स है इस किताब का, अभय जी, वो ये है कि जब पैथोलॉजी का रिपोर्ट मिलता है डॉक्टर को जी, जब तक मरीज दिवंगत हो चुका होता है। आज के दिन टेक्नोलॉजी एडवांस्ड अवेलेबल है, आज के दिन शिक्षा की एवेन्यूज अवेलेबल है, आज के दिन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इस देश में, पहले के मुकाबले पर्याप्त नहीं है लेकिन पहले के मुकाबले है। लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म चाहिए पढ़ाने के लिए और जो कमिटमेंट चाहिए सीखने के लिए, नॉलेज एक्वायर करने के लिए, वो नहीं है। और उसमें माँ बाप का सबसे बड़ा योगदान जो होना चाहिए वो नहीं है। माँ बाप अपने बच्चों को, जो लोग नकल से पैसा लेके नकल से गेस्ट पेपर एक्वायर कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं, वो कहाँ से पैसा ला रहे हैं? अपने माँ बाप से ला रहे हैं, और उनको पैसा उनके माँ बाप ही दे रहे हैं। नहीं विनोद जी, इसमें एक पहलू और है जिसकी तरफ में आपका तो ध्यान होगा, मैं फिर से खींच देता हूं आपका ध्यान उस तरफ। वो पहलू ये है, मान्यता ये है कि ये जो पूरा फर्जीवाड़ा है नकल में, पेपर लीक होने में, उसके अंदर जो लाखों करोड़ों रुपए बह रहे हैं, ये पूरा जो नेटवर्क है भ्रष्टाचार का, ये क्या इसमें जो 22 लाख से ज्यादा छात्र हैं, इसके कितने प्रतिशत लोग इसमें शामिल होंगे इसके अंदर? मेरा मानना यह है, मैं अगर गलत हूं तो आप बताइएगा, मेरा मानना है कि ये भ्रष्टाचार के जरिए पेपर लीक करके और फायदा उठाने वाले लोगों की संख्या इसमें काफी कम होगी। ज्यादातर छात्र प्रतिभाशाली हैं, वो अपनी मेहनत से परीक्षा पास करना चाहते हैं। इसलिए ये कहना कि सारे के सारे पेरेंट्स, सारे के सारे माँ बाप, सारे के सारे छात्र इसमें दोषी हैं, क्या ये उचित होगा? मैं एक्सेप्शन की बात कर रहा हूँ। ये एक्सेप्शनल जो केसेस हैं, एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है अभय जी। तो उस मछली को पकड़ने और उसको छांट के निकालने, उसकी पर्जिंग करने की जिम्मेदारी तो सरकार की, और सरकार के नेतृत्व में जो व्यवस्था चल रही है उसकी है ना। अरे मछुआरा जब मछुआरा स्वयं ही प्रदूषित मछली बेच रहा है या उसको तमगा बना के चल रहा है, मैंने आपको बताया कि नहीं कि हमारे नेता लोग, उनकी अगर डिग्री आप चेक करवाएं तो आपको पता चलेगा कि कितनों की सही है और कितनों की गलत है। मैं कोई राजनीतिक चर्चा में इस दिशा में नहीं ले जाना चाहता चर्चा को, लेकिन मैं जो सिस्टमिक रॉट की बात कर रहा हूँ,
वो जो कहावत थी ना, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क, समथिंग इज रॉटन इन आवर एजुकेशन सिस्टम। मेरा कहना है कि अगर आपने एजुकेशन सिस्टम को सही से पाक साफ बनाना है तो आप ये जो टेस्टिंग होती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है, एनटीए जो भी नाम है उसका, इस एनटीए को सरकार के तंत्र से बाहर निकालें, प्लेस इट अंडर अ सेट ऑफ एमिनेंट पीपल, एजुकेशनिस्ट, वो बनाएं और वही डिसाइड करें कि ये जो क्वेश्चन पेपर ये तय हो गया, अब उसका वितरण कैसे होगा, उसकी कम्युनिकेशन कैसी होगी, वो सारा तंत्र जो है एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो कि सरकार से जवाबदेही जिसकी नहीं है, जो सरकार के कंट्रोल से बाहर है, उसके कंट्रोल पे लोगों को विश्वास नहीं रहा है अब सरकार की। और एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जब तक नहीं बनाएंगे आप, लोगों का इसमें ट्रस्ट भी नहीं बनेगा। ठीक है, आप जो सुझाव दे रहे हैं वो बहुत माकूल सुझाव है, सरकार को सुनना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए। सवाल इस बात का है, क्या सरकार इस प्रकार की मनस्थिति में है? जब 2024 में ये गड़बड़ी हुई थी, तब सरकार ने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। उस एक्सपर्ट कमेटी की बागडोर इसरो के चेयरमैन को दी गई। उन्होंने उसी साल अक्टूबर में अपनी जांच रिपोर्ट भी दे दी और इस पूरे सिस्टम में रिफॉर्म करने के विस्तृत सुझाव दिए। 2 साल हो चुके हैं, उनकी इस रिपोर्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। वो उस वक्त लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये कमेटी बनाई गई ताकि ज्यादा हंगामा ना हो। उस रिपोर्ट पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और फिर उससे भी बड़ा घपला हो गया, उससे भी बड़ा फर्जीवाड़ा हो गया, उससे भी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, उससे भी ज्यादा छात्र जो है इस बात से प्रभावित हुए। इसका मतलब यह है कि सरकार को कोई दिलचस्पी नहीं है इस सिस्टम में सुधार करने की। सरकार इज सेटिंग डिफरेंट एग्जांपल। आपको कहा ना मैंने, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स का एग्जांपल ले लीजिए आप। इससे बड़ा कोई घपला, इससे बड़ी कोई बेईमानी है क्या? ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है, उससे बड़ी कोई बेईमानी है क्या? सही बात है। अरे भाई, जिस देश में प्रथा बनती जा रही है वोट चोरी की, जिस देश में प्रथा बनती जा रही है इलेक्शन अनैतिक तरीकों से जीतने की, उस देश में नैतिक तरीके से पाठ्यक्रम कैसे निर्धारित होगा और उसके तहत टेस्टिंग कैसे होगी? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस स्टेट ऑफ डेनमार्क वेयर समथिंग इज रॉटन, उससे बाहर निकलिए, उससे बाहर एक व्यवस्था बनाइए, एक इंस्टीट्यूशन बनाइए जिसकी सब इज्जत करें। देखिए, विदेशों में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, हमारे यहाँ तो आजकल उसको रिपोर्ट ही नहीं दे पा रहा बेचारा, और उसकी रिपोर्ट तो सीधी पार्लियामेंट को जाती है और उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उसको पढ़ती है, एक्शन टेकन देती है। आपने भाई सुना पिछले 15 साल में उसके बारे में कुछ? सीएजी की जो रिपोर्ट थी उसके दम पर सरकारें गिर गई थी, एक 2G स्कैम वगैरह सब निकला था, और विनोद राय साहब जो थे वो बड़े हीरो बन गए थे। आजकल वो गायब है, पता नहीं कहां पर है वो भी अंतर्ध्यान हो गए राजीव कुमार की तरह। देखिए, मेरी बात सुनिए, जब पीपल हु आर एक्सपेक्टेड टू बी रोल मॉडल्स, विनोद राय शुड हैव बीन अ रोल मॉडल, राजीव कुमार रोल मॉडल होना चाहिए, ज्ञानेश कुमार रोल मॉडल होना चाहिए, कोई भी हमारे जो नेतागण हैं उनको रोल मॉडल होना चाहिए। लेकिन जब वो कुछ ऐसा रोल मॉडलिंग नहीं कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा मापदंड स्थापित नहीं कर रहे हैं अपने कॉन्डक्ट से, तो ये जो अब फैल रही बीमारी कि लोग छोटे रास्ते से सक्सेस हासिल करना चाहते हैं। एवरीबडी इज लुकिंग फॉर शॉर्टकट्स टू सक्सेस, बिजनेस में, पढ़ाई में, शिक्षा हासिल करने में, शिक्षा प्रदान करने में, राजनीति में, हर जगह छोटा रास्ता हर कोई ढूंढ रहा है। कोई भी लंबे और सुनिश्चित और ईमानदार रास्ते से अपनी सक्सेस हासिल नहीं कर रहा। समय नहीं है किसी के पास इंतजार करने का, और अपने वक्त से पहले वो प्रधान बनना चाहते हैं जिस संस्था में है वहां के। तो मेरा ये कहना है कि दिस एजुकेशन सिस्टम नीड्स रेडिकल रिफॉर्म्स, और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीड्स अ कंप्लीट ओवरऑल, और इसको निकालो बाहर सरकारी तंत्र से बाहर, और इनको टॉप एजुकेशनिस्ट के नीचे रखिए। हमारे ज़माने में
प्रोफेसर यशपाल होते थे, उनके नाम के कई और लोग होते थे, टॉप, प्रोफेसर कृष्ण कुमार थे, टॉप एजुकेशनिस्ट थे वो। और वो लोग शायद, कृष्ण कुमार तो शायद अभी भी जिंदा है, तो वो लोग जो हैं वो कभी भी तैयार रहते थे। बोर्डिया साहब हुआ करते थे, एजुकेशन सेक्रेटरी थे शायद राजस्थान के। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग बहुतेरे हैं, और आप जब उनसे सलाह लेंगे तो आपको उचित सलाह देंगे। लेकिन यहाँ पर तो कोई किसी से सलाह लेना नहीं चाहता। यहाँ पर तो हर कोई ये समझता है कि उसके सलाह लेना अपनी तौहीन मानते हैं, वो सलाह लेना अपनी तौहीन मानते हैं। बिल्कुल, वो सोचते हैं कि हमारे पास विद्वता जो है, आई एम द रिपोजिटरी ऑफ ऑल विजडम। तो अगर आप ये समझेंगे कि आपके पास सारा ज्ञान है, सारी विद्वता है, तो फिर आप निर्माण करेंगे एक अनपढ़ समाज का, जो पढ़ा लिखा अनपढ़ होगा। फ्रेंच में एक वर्ड है दिलेतॉन, पढ़ा लिखा मूर्ख, जिसने बहुत कुछ पढ़ा है लेकिन ग्रहण कुछ नहीं किया। और हम ऐसा समाज कम से कम ना बनाएं। व्हाट्सएप ने तो वैसे ही बेड़ा गर्क किया हुआ है पब्लिक डिस्कोर्स का। लेकिन जहां तक फॉर्मल एजुकेशन की बात है, फॉर्मल पेपर क्वालिफिकेशन की बात है, वो तो कम से कम हम ईमानदारी से अपने बच्चों को प्रदान करें। क्योंकि फॉर्मल पेपर क्वालिफिकेशन सब कुछ नहीं होती जीवन में, लेकिन बहुत अहम भूमिका होती है। जहां पर आपको प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए एक परसेंटेज, एक कट ऑफ परसेंटेज के बेसिस पर ही आपको लिया जाता है। और आप, कोई नहीं चाहता कि मेरा बच्चा पीछे रह जाए। लेकिन मैंने बहुत से ऐसे देखे हैं अभय जी कि मेडिकल कॉलेज में तो चले गए और 10-10 साल के बाद वो डॉक्टर बने। मेरे एक कजन थे, उनका भी वही हाल था। हम मजाक उड़ाते उनका। तो मेरा ये कहना है कि डॉक्टर हम कम से कम ऐसे ना बनाएं। मैंने नाम नहीं लिया, आप हंसिए मत, लेकिन वो मेरे से गलती से निकल गया, लेकिन फिर भी ठीक है, बात सच है। और वो तो बेचारा दिवंगत है, अभी चला गया। मेरा ये कहना है कि मैंने तो देखा है नजदीक से। और देखिए, एक समय था जब राजस्थान में एजुकेशन बड़ी स्ट्रांग थी और वहां पर अच्छे अच्छे नेतागण थे। मोहनलाल सुखाड़िया ऐसे लोग थे जिन्होंने उसकी नींव रखी थी, उसकी फाउंडेशन रखी थी। और सेकेंडरी स्कूल एजुकेशन बोर्ड वहां का बड़ा अच्छा होता था। लेकिन अब तो हर जगह मतलब गिरावट ही गिरावट आपको नजर आती है। ये बात सही है, आपकी चौतरफा गिरावट है। आपका जो डायग्नोसिस है, आपने जिस तरह समस्या के जो लक्षण है उनको रेखांकित किया है, मैं उससे पूरी तरह सहमत हूं। केवल एक और बात है, मैं चाहता हूं आप उसको जरा देखें कि, और ये भी बात सही है कि सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो खुद ही शिक्षा के मामले में कोई बहुत चमकदार उदाहरण नहीं है। उनकी डिग्रियां संदिग्ध हैं। अरे जो हमारे इतिहास में पढ़े लिखे लोग हैं, इन्होंने देखिए क्या कैरिकेचर बना दिए थे मनमोहन सिंह का। हाँ, मनमोहन सिंह was turned into a caricature by the same illiterate people. ये सब लोग जिनकी डिग्रियां संदिग्ध हैं, बहुत पढ़े लिखे लोगों का मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये आउट ऑफ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करते हैं। उनको कह देते हैं कि वो फलाना गैंग है, वो ठिकाना गैंग है, वो खान मार्केट गैंग है। इस तरह की बातें करके वो बुद्धिजीवियों का, पढ़े लिखे समझदार लोगों का मजाक उड़ाते हैं। बिल्कुल। तो मैं ये कहता हूं कि आपके यहाँ इल्म का कल्चर ही नहीं है आपके देश में। जब जो था आपने उसको दिवंगत कर दिया, उसको खत्म कर दिया। अरे पार्लियामेंट में आप अपने देख लीजिए, हमारी पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे पार्लियामेंट के मेंबर होते थे अभय जी कि उनकी स्पीच के बाद हम उनके पास जाके उनकी स्पीच को समझते थे बारीकी से। उनसे पूछते थे कि ये आपने कहा किस संदर्भ में कहा, कैसे कहा आपने। और मुझे एक डिबेट याद है जिसमें कि प्रणब मुखर्जी और ये बोल रहे थे, वो मंत्री थे उन दिनों, और उस तरफ से यशवंत सिन्हा वगैरह बैठे हुए थे। तो उसके एक स्टेज पे when Pranab Mukherjee was replying to the debate, he paid a special compliment to Yashwant Sinha. He says he understood the point I was trying to make. बताना दूसरों को बताया कि आप नहीं समझ रहे थे, वो समझ रहा था। तो मैं अगर जब आप विद्वता का सम्मान नहीं करेंगे, उसको
फ्लैग नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कि वो आदमी ने अच्छा सवाल पूछा और मेरी बात समझा। हमारे देश में जब न्यूक्लियर डील पे बहस हो रही थी तो उस वक्त जो रेपरेशन की बात थी, डैमेजेस की बात थी, जो आजकल डाइल्यूट कर दिया अब तो इन्होंने प्राइवेटाइज करके, कि भाई डैमेजेस जो मैन्युफैक्चरर है उसको डैमेजेस कितने देने पड़ेंगे, तो किसी के पास इंस्टॉल नॉलेज नहीं थी उसकी। तो उस वक्त तो विपक्ष ने और सत्तारूढ़ दल ने मिलके कुछ एक्सपर्ट्स को इंगित किया और उनसे सलाह ली और उसके बाद वो लॉ बना। उस तरह की जो दोनों तरफ से मदद होती थी कि एक विद्वान डिसीजन पे, एक वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन पे पहुंचकर पॉलिसी बनाई जाए, लेजिस्लेशन पास की जाए, वो प्रथा भी खत्म हो गई है। हमारे पार्लियामेंट में नहीं है वो प्रथा। और पार्लियामेंट में आप मुझे एक बताइए, कोई ऐसा भाषण हाल ही के दिनों में आपने सुना हो जो आपको याद हो कि ये इसका बेस्ट भाषण था? कुछ नहीं, बेस्ट क्या, वो तो हर बार पहले से ज्यादा बुरा भाषण देते हैं। और आज के दिन, माफी चाहता हूं, मैं पार्लियामेंट का बहुत सम्मान करता हूं और पार्लियामेंटेरियंस का भी बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन एक जमाने में जो बेस्ट पार्लियामेंटेरियन का अवार्ड था उसका एक रसूख था, जो रसूख धीरे धीरे वो अवार्ड खो रहा है। तो लैक ऑफ एजुकेशन और लैक ऑफ विद्वता, जिसे एजुकेशन तो छोड़ दीजिए, तो फॉर्मल एक चीज है कि जो विद्वता, कई लोग सेल्फ एजुकेटेड लोग हैं, वो विद्वता उनको, दे आर some of the best writers in this country, in the world, had very limited paper qualification. Dickens, for instance, had a limited paper qualification. तो देखिए, मेरी बात सुनिए, बड़े बड़े लिटरेचर जो हैं, they write on the basis, they speak on the basis of lived experiences. और हमारे यहाँ जो lived experience है वो आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे जो बेचारे गरीब समाज से आते हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके वो पेपर लिखा होगा, जवाब दिया होगा उसका, और अब जब दोबारा से टेस्ट होंगे तो उनके हौसलों की हालत क्या होगी, आप अंदाजा कर लो। सही बात, बिल्कुल सहमत। तो वो जो तबका है, जो सही में पतियबाबा रखने वाला तबका है और जिंदगी से लड़ाइयां लड़कर ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, हम उनको हतोत्साहित कर रहे हैं। और अगर उसका उत्साह बनाए रखना है तो हमको एक ऐसा टेस्टिंग सिस्टम क्रिएट करना है जो किसी भी सरकार की इन्फ्लुएंस से बाहर है, किसी भी क्रिमिनल एलिमेंट की इन्फ्लुएंस से बाहर है, और वो ऐसा एजुकेशन सिस्टम है, ऐसा टेस्टिंग सिस्टम है जिसकी सब इज्जत करते हैं। वो करना आपको बनाना पड़ेगा और उस पर एक राजनीतिक राय बनानी पड़ेगी, एक राय इस देश में। सहमत हूं मैं आपके। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी। हम लोग इस मुद्दे के ऊपर फिर भी चर्चा करेंगे, वो ये मुद्दा अभी जल्दी दबने वाला है। नहीं, अभी तो शुरू हुआ है। अभी तो शुरू हुआ है, बिल्कुल ठीक बात। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है। मजाक के तौर पे बोल रहे हैं, स्नो पार्टी, इट्स अ सैड